हेलो। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग जैसा कि स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन पे बात हो रहा था, तो पोल चेंजिंग मेथड के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने वोल्टेज कंट्रोल फ्रॉम स्लिप कंट्रोल, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, स्लिप कंट्रोल में वोल्टेज कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्लिप पावर इंजेक्शन मेथोडोलॉजी आती है। इन तीनों चीज़ों के बारे में बात किया। एंड वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के बारे में बात किया, जो कि स्टेटर साइड से हम लोग करते हैं। एंड आज के सेशन में पोल चेंजिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। स्पीड कंट्रोल से इंडक्शन मशीन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रेम किए जाते हैं, एज वेल एज एमसीक्यू जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड, वो भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं वेरी फ्रिक्वेंटली। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जे 2024 में 7900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1499 में अवेलेबल है एंड CBT 1 एंड CBT 2 दोनों कंबाइन बेसिस पे 777 में आप एनरोल कर सकते हैं। जिस डेट पे आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं, उसी सेम डेट पे इमीडिएटली जितने भी आरआरबी जेई के ऑफिशियल वेबसाइट में सब्जेक्ट्स मेंशन है, जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है बोथ CBT 1 एंड CBT 2 में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इमीडिएट बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि CBT 1 का जो एग्जामिनेशन डेट है बहुत ज़्यादा करीब है। तो आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। राइट। गेट 2027 का जो कोर्स प्राइस है 5555 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। एंड गेट 2025 जो कि रिसेंटली अभी जनवरी में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, गेट 2025 26 एंड 27 के रेस्पेक्टिव कोर्स प्राइसेस आपके स्क्रीन के सामने हैं, जो कि 25 के लिए 2222 रुपीज़, 26 के लिए 3333 एंड 27 के लिए 5555 रुपीज़ में रेस्पेक्टिव कोर्सेस अवेलेबल हैं। राइट। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AEJE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल 777 में, एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको इंडिविजुअल बेसिस पे नेटवर्क, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड EMT, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर और भी माइक्रो प्रोसेसर। तो इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे अदरवाइज कॉम्बिनेशन के साथ भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। राइट। एंड ESC नॉन टेक्निकल, UPSC का जो एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें नॉन टेक्निकल का जो पार्ट होता है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन्वायरमेंटल साइंस, ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मैथ्स, ये सारे के सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल पार्ट में आते हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट 2025 का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है गेट के प्रिपरेशन में, 333 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल के 12, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल के 12 एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अच्छी तरीके से अगर आप एनालाइज करके अटेम्प्ट देते हैं और रिवाइज करते हैं टेस्ट सीरीज का कि क्या क्या मिस्टेक आपने किया, जो AIR 1 आ रहा है उनकी एक्यूरेसी क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपका वीक एरिया कौन सा है, इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं। एंड ऑल इंडिया लेवल पे आपको अपने प्रिपरेशन को जज करने का मौका मिलेगा कि AIR 1 का रैंक कितना आ रहा है और
उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप कितना लैग कर रहे हैं उनसे, या फिर कितना और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रेक्टिफाई करके आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं, राइट। और सारे के सारे क्वेश्चन गेट के टेस्ट सीरीज में, जैसा कि गेट का स्टैंडर्ड पेपर होता है, ऑफिशियल पेपर जो होता है, सारे के सारे यूनिक क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। गेट के एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। तो गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज की यही खास बात है कि कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। सारे जो स्टैंडर्ड यूनिक क्वेश्चंस हैं उसका कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा, तो अच्छा प्रिपरेशन आपका हो सकता है। गेट का जो जनरल एप्टीट्यूड का ई बुक है उसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे। और इस ई बुक में जैसे कि इसकी प्राइस 222 है, प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। और इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और जो कि बुक की खास बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। और ये बुक एरर फ्री है। गेट एकेडमी पब्लिकेशन की खास बात यही है कि सारी की सारी बुक्स एरर फ्री हैं, किसी भी तरीके का एरर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं देखने के लिए मिलेंगे, राइट। क्योंकि मल्टीपल टाइम गेट एकेडमी की टीम वेरीफाई करके इन बुक्स को लॉन्च करती है। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने वोल्टेज कंट्रोल एंड रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल इन सारी चीज़ों के पे बात किया हुआ था, तो उनका एक बार रीकैप लेते हैं एंड देन फर्दर टॉपिक्स में मूव करते हैं, राइट। जैसा कि वोल्टेज कंट्रोल जो मेथड है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक सेशन में। आज के सेशन में हम लोग रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल का रीकैप लेते हैं एंड देन पोल चेंजिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। तो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, इसके थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल अचीव करते हैं, राइट। कंट्रोल रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करके स्पीड कंट्रोल अचीव करते हैं इंडक्शन मशीन में। तो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्या फिनोमिना रहता है, स्टेटर एंड रोटर दो पार्ट होते हैं मशीन के। ये वाला पार्ट अगर ब्लैक कलर के पेन से हम लोग स्टेटर को रिप्रेजेंट करें, दिस इज स्टेटर पार्ट, ए फेज, बी फेज एंड सी फेज, ए बी एंड सी। और यहाँ से थ्री फेज अगर हम लोग इंजेक्शन करते हैं, थ्री फेज इनपुट प्रोवाइड करते हैं स्टेटर साइड में, तो तीनों फेसेस में करंट फ्लो करेंगे, आई ए, आई बी एंड आई सी। और एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट करेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एन पोल एंड एस पोल ऑफ स्टेटर जनरेट करेंगे, राइट। एंड रोटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ इस तरीके से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे भी कंडक्टर्स रहते हैं, रोटर कंडक्टर्स। और ये सॉरी आपका शाफ्ट की के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और रोटर में स्लिप रिंग्स अवेलेबल रहते हैं। इन स्लिप रिंग्स के थ्रू ब्रशेस असेंबल करके, क्योंकि ये तीनों फेसेस के जो वाइंडिंग्स हैं वो इस तरीके से स्लिप रिंग से ज्वाइंट रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। और इन ब्रशेस के थ्रू हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस रोटर सर्क्यूटरी में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये रोटर सर्क्यूटरी है और यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म आपको केवल और केवल रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में देखने के लिए मिलेगी, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में। और इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं फेज वाउंड
इंडक्शन मशीन, फेज वाउंड इंडक्शन मशीन, राइट। दोनों का नेम अलग अलग है और दोनों चीज़ें दोनों सेम हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन या फिर फेज वाउंड इंडक्शन मशीन। ये जो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल की मेथोडोलॉजी है, ये हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी of slip rings। स्लिप रिंग्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती हैं, इसीलिए हम लोग ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में यूज़ करते हैं। अब जैसा कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मालूम है कि टॉर्क का एक्सप्रेशन जो होता है, टॉर्क डेवलप्ड कैन बी रिटन एज, लेट मी इरेज दिस एंड चेंज द पेन कलर। टॉर्क डेवलप्ड का जो एक्सप्रेशन रहता है वो m अपॉन ओमेगा एस v1 स्क्वायर अपॉन r2 बाई एस स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद r2 बाई एस से लिखा जा सकता है। अब इसको हाई स्लिप एंड लो स्लिप में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, हाई स्लिप और लो स्लिप, जब स्लिप की वैल्यू हाई है तो R2 बाई एस को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जब स्लिप की वैल्यू लेस है तो x2 को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं फ्रॉम डिनोमिनेटर, नॉट फ्रॉम न्यूमरेटर। तो हाई स्लिप में t टॉर्क डेवलप्ड अगर लिखना है तो m अपॉन ओमेगा एस, R2 बाई एस डिनोमिनेटर से अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो x2 स्क्वायर बच गया यहाँ पे, एंड दिस इज R2 बाई एस, राइट। अब टी स्टार्टिंग, देखिए टॉर्क डेवलप्ड नहीं लिखा हुआ है, स्टार्टिंग के केस में हम लोगों ने बात करना है। तो स्टार्टिंग के केस में स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और ये R2 ही केवल बच जाएगा, s की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। एंड देन अगेन हम लोग बात करें तो v1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर, दिस इज R2। तो m इज द नंबर ऑफ फेजेस जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा एस हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, सप्लाइड वोल्टेज भी इस मेथड में चेंज नहीं कर रहे हैं, x2 भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को कंक्लूजन मिला, स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, राइट। तो ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको माइंड में लेके चलेंगे। एंड देन रनिंग के केस में बात करें, रनिंग टॉर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क डेवलप अगर x2 नेग्लेक्ट कर देते हैं तो m अपॉन ओमेगा एस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 को नेग्लेक्ट कर दें तो यहाँ पे R2 बाई एस का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे R2 बाई एस है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो यहाँ पे केवल R2 बाई एस बच जाएगा, s को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, राइट। तो ये सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है? देखिए नंबर ऑफ फेजेस तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, स्पीड भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा पैरामीटर चेंज नहीं कर रहे हैं, सप्लाइड वोल्टेज भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो केवल रोटर रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, और स्लिप के बारे में कमेंट करना पड़ेगा टॉर्क के हिसाब से। तो टॉर्क डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप डिवाइडेड बाई R2 इफ, लेट मी राइट हियर, if load torque is constant, so torque developed should also be constant। अगर लोड टॉर्क का रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है तो डेवलप्ड टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो मशीन डेवलप कर रही है वो भी कांस्टेंट रहेगा फॉर इक्विलिब्रियम
तो टॉर्क डेवलप्ड अगर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप डिवाइडेड बाय रोट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोट रेजिस्टेंस, कि रोट रेजिस्टेंस अगर हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो स्लिप की वैल्यू भी यहाँ से चेंज होगी। ये एक स्टार पॉइंट हम लोगों को यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है, राइट। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बारे में अगर बात करना हो तो टी ई मैक्स इज इक्वल टू m अपॉन ओमेगा s v1 स्क्वायर अपॉन 2x2। अब यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। नंबर ऑफ फेसेस कांस्टेंट है, ओमेगा एस कांस्टेंट है, सप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है। 2 मैथमेटिकल कांस्टेंट है, x2 कांस्टेंट होगा क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस पे s2 x2 डिपेंड नहीं करता है। तो टी ई मैक्स की जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा, रोटर रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है, राइट। ये कंक्लूजन मिला। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स इज इक्वल टू R2 बाई एक्स2 होता है, R2 बाई एक्स2। तो x2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस चेंज होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, राइट। अब इन सारी चीज़ों के बेसिस पे अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। एन आर इज इक्वल टू 0 और स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। यहाँ पे एन आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन एस के बराबर होगी। एंड यहाँ पे स्लिप की वैल्यू 0 एंड स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। स्लिप की वैल्यू यहाँ पे 1, हाई स्लिप रीजन, दिस इज हाई स्लिप, दिस इज लो स्लिप, राइट। तो स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बात किया कि रोटर रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल, जब नॉर्मल जब रेजिस्टेंस है इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहे हैं तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। टॉर्क ये ब्लैक वाला कलर के पेन से जो ड्रॉ हुआ है एट R2, एट R2 ड्रॉ किया हम लोगों ने। अब हम लोग चाह रहे हैं कि ब्लू कलर के पेन से ड्रॉ करें या फिर रेड कलर के पेन से ड्रॉ करें। रेड कलर के पेन से हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं एट R2 बाई 2 पे, कि रेजिस्टेंस देखिए कम नहीं किया जा सकता है, रेजिस्टेंस को कम नहीं किया जा सकता है, राइट। कि रोटर का रेजिस्टेंस अगर R2 है तो उससे ज़्यादा कम किया जा सकता है क्या? रेजिस्टेंस को नहीं किया जा सकता है। तो हायर रेजिस्टेंस पे लिखा जा सकता है कि 2 टाइम्स R2 पे क्या होगा, कि रेजिस्टेंस आपका अगर इंक्रीज हो रहा है जस्ट 2 टाइम्स, तो स्टार्टिंग टॉर्क देखिए रोटर रेजिस्टेंस अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक वाले केस में स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे था और 2 टाइम्स स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए 2TST हो जाएगा, राइट। और ब्लैक वाला कलर से जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है वो नॉर्मल केस में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखें तो दिस इज टी ई मैक्स, राइट। और स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स कहाँ पे है? यहाँ पे SMT क्या है? यहाँ पे, कि इस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क देखने के लिए मिल रहा है। अब रेड वाले केस में SMT चेंज हो रहा है क्या? नहीं। SMT, हाँ, रोटर रेजिस्टेंस अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो SMT भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो SMT इंक्रीज होके स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ना, तो रेड कलर का SMT जो होगा 2 टाइम्स SMT यहाँ पे होगा, यहाँ पे। और स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स चेंज हो रहा है, सॉरी, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है? रोटर रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे रहेगा, राइट। अब फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क, फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट, कि लोड टॉर्क का रिक्वायरमेंट अगर ये है, ये कांस्टेंट है, अगर दिस इज लोड टॉर्क जो कि कांस्टेंट है, अगर इफ, तो लोड टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो क्या कंक्लूजन मिला था? इफ लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, टॉर्क डेवलप्ड इज कांस्टेंट, तो स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। तो रोटर रेजिस्टेंस अगर 2 टाइम्स आप इंक्रीज कर रहे हैं तो स्लिप
भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, स्लिप भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो नॉर्मल इस लोड टॉर्क के लिए ब्लैक वाले केस का स्लिप कहाँ पे था, ये था, तो स्लिप भी चेंज होगा, इंक्रीज होगा स्लिप, राइट। तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, तभी तो स्लिप चेंज होगा ना। इस पॉइंट को हम लोग एस से, एस के नाम से जान जा रहे हैं, ये रेड वाले केस का एस है, तो ऐसा कुछ, और ये यहाँ पे ऐसा ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चेंजेस हुआ ब्लैक टू रेड में, कि स्टार्टिंग टॉर्क 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करेगा रोटर रेजिस्टेंस पे, लेकिन स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स चेंज हो रहा है, वो डिपेंड करेगा रोटर रेजिस्टेंस पे। एंड स्लिप की वैल्यू क्या हो रही है, प्रीवियसली यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे स्लिप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, स्लिप इंक्रीज हो जाएगा। एंड करंट के बारे में अगर कमेंट करना है तो I2 का एक्सप्रेशन क्या होता है, I2 इज इक्वल टू R बाई जेड होता है, R2 बाई एस डिवाइडेड बाई रूट ओवर R2 बाई एस स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, राइट। अब इसको दो पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करें, हाई स्लिप एंड लो स्लिप में, तो हाई स्लिप और लो स्लिप, स्लिप जब स्लिप की वैल्यू हाई है तो R2 बाई एस जीरो, और स्लिप की वैल्यू जब लो है तो X2 जीरो, X2 जीरो। तो I2 की वैल्यू R2 बाई एस, न्यूमरेटर से नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, केवल डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे X2 बचा है, यहाँ पे I2 क्या बचेगा, R2 बाई एस, X2 को नेग्लेक्ट किया तो यहाँ पे R2 बाई एस बचेगा, ये कैंसिल, मतलब I2 की वैल्यू क्या आ गई 1, जो कि क्या आई, कांस्टेंट। रनिंग करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगी, रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड व्हाट अबाउट स्टार्टिंग करें, तो ये हो जा रहा है R2 बाई एस, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और X2 बाई 1, तो 1 बाई X2, मतलब R2 बाई X2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। अब ये क्या है स्टार्टिंग के टाइम पे, तो स्लिप की वैल्यू 1 हो गई, X2 क्या है कांस्टेंट, तो I2 स्टार्टिंग जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रोटर रेजिस्टेंस के, रोटर रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हैं तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, I2 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी स्टार्टिंग करंट की, लेकिन रनिंग करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रनिंग करंट कांस्टेंट रहेगा। व्हाट अबाउट पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के बारे में अभी बात कर लेते हैं कि पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर R बाई जेड होता है, तो R2 बाई एस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो ये यही था पावर फैक्टर ना, ये पावर फैक्टर ही लिखा हुआ है R बाई जेड, दिस इज पावर फैक्टर नॉट R2, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर है, ये पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक है। एंड करंट के बारे में बात कर लें अगर, current can be written as I2 is equal to I is equal to V by R, तो V1 डिवाइडेड बाई Z, तो जो कि रूट ओवर R2 बाई एस स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, तो इसको हाई स्लिप एंड लो स्लिप में डिवाइड करें, तो स्लिप की वैल्यू जब हाई है R2 बाई एस डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर देंगे, स्लिप की वैल्यू जब लो है तो X2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जब R2 नेग्लेक्ट किया हम लोगों ने, तो I2 कैन बी रिटर्न एज V1 डिवाइडेड बाई ये नेग्लेक्ट, तो X2 बच गया, एंड I2 इज इक्वल टू X2 अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो R2 बाई एस बच जाएगा, तो R2 यहाँ लिखने दीजिए, S यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब सप्लाइड वोल्टेज तो चेंज नहीं कर रहे हैं, X2 भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो I2 क्या रहेगा, स्टार्टिंग में कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रनिंग के टाइम पे इफ ये कांस्टेंट है, तो I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप डिवाइडेड बाय रोटर रेजिस्टेंस, इफ लोड टॉर्क इज कांस्टेंट,
तो हम लोगों को कंक्लूजन मिला स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से स्लिप भी बढ़ेगा। तो I2 की वैल्यू अगेन यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगी, I2 की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, I2 की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। ये प्रीवियस सेशन में यही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, चाहे तो यहाँ से रिकैप ले सकते हैं रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल में। देखिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, but slip at which maximum torque occur depends upon rotor resistance and करंट की वैल्यू के बारे में कमेंट करें तो स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, तो रनिंग करंट भी कांस्टेंट रहेगा, स्टार्टिंग करंट भी कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो बोथ वोल्टेज एंड रोटर रेजिस्टेंस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल आर वर्किंग इन सब सिंक्रोनस रीजन ऑफ ऑपरेशन ओनली, क्योंकि स्लिप की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो वो रोटर स्पीड को डायरेक्टली चेंज करेगी। एंड in running for given torque requirement when I2 is constant, so rotor copper loss increased, क्योंकि रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, I2 स्क्वायर आर, आर रेजिस्टेंस हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो ओवरऑल कॉपर लॉसेस तो इंक्रीज होंगे, दो करंट कांस्टेंट है बोथ स्टार्टिंग एंड रनिंग। बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कनेक्टेड रेजिस्टेंस कॉपर लॉसेस इंक्रीज होंगी, एफिशिएंसी ड्रॉप डाउन हो जाएगी, बट टेम्परेचर राइज ऑफ द मोटर विल बी सेम, क्योंकि टेम्परेचर राइज ऑफ द मोटर, एक्सटर्नल सेट का रेजिस्टेंस इंक्रीज किया हुआ है, करंट दोनों में सेम फ्लो कर रहा है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हीट होगा ना, ओवरऑल मोटर का जो टेम्परेचर है वो सेम ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन था जो कि आज वो फिर से रिकैप किया हम लोगों ने, और सारी स्टोरी आपको पता चल गई। तो इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट, तो इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट, सो क्या कंक्लूजन मिला, स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस चेंज करें तो स्लिप भी चेंज करेगा, और एन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर इज इक्वल टू 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ एन एस। तो स्लिप की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, ये नेगेटिव टर्म है, तो रोटर स्पीड ड्रॉप डाउन हो जाएगी, मतलब सब सिंक्रोनस रीजन में स्पीड कंट्रोल अचीव किया जा सकता है इस मेथड से, सब सिंक्रोनस रीजन में। तो ये रिकैप ले लिया, अब आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पोल चेंजिंग मेथडोलॉजी के बारे में। पोल चेंजिंग मेथड क्या है, स्लिप पावर इंजेक्शन के बारे में भी बात कर लिया हम लोगों ने, एंड पोल चेंजिंग मेथड के बारे में बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट मेथड है, को पता होना चाहिए। देखिए, ये जो मेथड है वो स्क्वायरल केज मशीन में ही हम लोग यूज़ करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में नहीं यूज़ करते हैं, कुछ रीजंस हैं इसके, उस रीज़न को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पोल चेंजिंग मेथड बहुत ही इजी मेथड है, समझने के लिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली मशीन में करें तो टफ मेथड है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है लेकिन टफ है, ऐसा इजीली किया नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी, राइट। तो पोल चेंजिंग मेथड में क्या होता है, देखिए ये स्टेटर का पार्ट है, आपने जब पढ़ा होगा इंडक्शन मशीन तो वाइंडिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से 2 पोल एंड 4 पोल्स और 8 पोल्स क्रिएट करते हैं। तो स्टेटर को देखिए, स्टेटर में एक वाइंडिंग यहाँ पे है और एक वाइंडिंग यहाँ पे है, इसका रिटर्न कंडक्टर, एक वाइंडिंग यहाँ पे है और एक वाइंडिंग यहाँ पे है,
ठीक है, मतलब कि देखिए अगर या तो एक वाइंडिंग यहां से इंजेक्ट किया, इसका बैक कंडक्टर यहां से बाहर निकाल लेते हैं हम, यहां से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए एक कंडक्टर यहाँ पे है, इसका रिटर्न कंडक्टर ये एक्स है ना, सपोज करिए एक्स है, ये ए एक्स है, तो ए एक्स डैश यहाँ पे हम लोग बाहर निकाल लिए इससे। तो इस तरीके से वाइंडिंग किए, इन दोनों को भूल जाइए, वाई वाले को भूल जाइए, ए वाई और ये ए वाई डैश है, ठीक है। इस वाले को अभी तक इरेज कर देते हैं हम लोग, इस वाले को और इस वाले को भूल जाइए। तो अभी आपके मशीन के स्टेटर में कितने कंडक्टर्स हैं, ये और ये यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ से बैक टू बैक बाहर निकाल ले रहे हैं। तो इस तरीके का वाइंडिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ से टू पोल मशीन क्रिएट होती है। और अगर इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं कि एक कंडक्टर यहाँ पे प्लेस किया, दूसरा कंडक्टर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, तब फोर पोल की मशीन क्रिएट होगी। ये वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायरल केज मशीन जो होती है वो कितने भी नंबर ऑफ पोल्स के साथ इंटरेक्ट कर लेती है। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के डेवलपमेंट के लिए किसी भी मशीन में, कोई भी एसी चाहे डीसी मशीन में, जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में अवेलेबल हैं उतने ही सेम नंबर ऑफ पोल्स रोटर में भी होने चाहिए, तभी कंटिन्यूअस बेसिस पे टॉर्क का डेवलपमेंट मशीन में होता रहेगा। अदरवाइज कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप नहीं होगी, कुछ टाइम के लिए होगी, देन रुक जाएगी मशीन आपकी, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के डेवलपमेंट के लिए जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में हो उतने ही सेम नंबर ऑफ पोल्स आपके रोटर में भी होने चाहिए। और स्क्वायरल केज मशीन की खास बात यह है कि जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में रहते हैं, स्क्वायरल केज मशीन को किसी भी स्पेशली हम लोग वाउंड नहीं करते हैं कि टू पोल के लिए वाउंड करें या फिर फोर पोल के लिए वाउंड करें या एट पोल के लिए वाउंड करें। वो ऑटोमेटिकली जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में रहते हैं सेम नंबर ऑफ पोल्स रोटर में इंड्यूस हो जाते हैं। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन जो है या फिर फेज वाउंड इंडक्शन मशीन जो है, उसमें जितने नंबर ऑफ पोल्स के लिए स्टेटर को वाउंड किया गया है उतने ही सेम नंबर ऑफ पोल्स के लिए प्री वाउंड करना पड़ता है, रोटर वाइंडिंग वाइंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। कि अगर टू पोल्स ऊपर स्टेटर में है तो टू पोल्स के लिए यहाँ पे भी वाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर फोर पोल्स, एक कंडक्टर यहाँ पे एक कंडक्टर यहाँ पे स्टेटर में है, तो रोटर में भी एक कंडक्टर यहाँ पे और एक कंडक्टर यहाँ पे आपको प्री वाउंड करना पड़ेगा, ताकि सेम नंबर ऑफ पोल्स इंड्यूस हो सके रोटर में। जबकि स्लिप रिंग सॉरी स्क्वायरल केज में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर से मिल रहे हैं, राइट, स्टेटर जितने के लिए वाउंड है। तो स्टेटर को प्री वाउंड यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ता है कि देखिए एक स्विचिंग यहाँ के लिए है कि एक स्विच ऑन किया तो ये और ये एक्टिवेट हुए, फिर दूसरा स्विच ऑन किया तो ये दोनों ऑफ हो गए, ये दोनों एक्टिवेट हो गए, ये दोनों एक्टिवेट हो गए। तो टू पोल्स, ये दोनों एक्टिवेटेड हैं तो टू पोल्स, ये दोनों एक्टिवेटेड हैं तो फोर पोल्स, तो दो डिफरेंट पोल्स क्रिएट किए जा सकते हैं ना। और एन एस इज इक्वल टू क्या होता है 120 एफ अपॉन पी। तो नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो जिससे स्पीड में क्या होगा, चेंजेस होगा, इंक्रीज डिक्रीज होंगे सिंक्रोनस स्पीड। कि अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है एंड नंबर ऑफ पोल्स अगर 4 है, तो एन एस की वैल्यू क्या होगी, एन एस इज इक्वल टू 120/50 अपॉन 4, 3 टाइम्स, तो 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम। इफ फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है एंड पोल्स लेट्स से 2 हैं, तो एन एस क्या हो जाएगा 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम। तो एन एस की वैल्यू चेंज हो गई, तो एन आर की वैल्यू नियर बाई रहती है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एस के आसपास ही होगी। तो एन आर की वैल्यू चेंज हो सकती है कि नहीं, कि एक स्विच क्लिक किया तो 4 नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट हुए, तो स्पीड किसके आसपास रहेगी 1500 आरपीएम। अगर आपको स्पीड इंक्रीज या इंक्रीज करना है तो पोल्स क्रिएट कर दीजिए, पोल्स रेड्यूस कर दिया, ये स्विच ऑन कर दिया, तो 3000 आरपीएम के साथ मतलब हायर स्पीड पर रन करना चालू कर देगी मशीन, लाइक दैट। तो 3000 आरपीएम, टू पोल 50 हर्ट्ज में 1500 आरपीएम, फोर पोल 50 हर्ट्ज के लिए
4 पोल अगर हम लोग के लिए एक्टिवेट कर दें इसको 50 हर्ट्ज के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो जाएगी, जिससे रोटर की स्पीड में भी चेंजेस हो। वॉल्यूम ऑफ कॉपर वी, इसके लिए वॉल्यूम ऑफ कॉपर जितना इन दोनों वाइंडिंग के लिए लगा हुआ है उतना ही सेम इसके लिए भी वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। तो एज डिजाइन 2 वोल्ट voltage of copper required, but for operation at a time V voltage of copper is only utilized, कॉस्ट ऑफ मशीन इससे इंक्रीज हो जाएगी और इसलिए इसको प्रिफर नहीं किया जाता है कि एट अ टाइम एक ही वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन वर्क करेगा, या तो ये दोनों वर्क करे या तो ये और ये वर्क करे, कि एक टाइम पे या तो ये दोनों वर्क करे या तो ये दोनों वर्क करे, लेकिन मशीन में यूज तो दोनों करना पड़ेगा। कि अगर सपोज करिए 2 वोल्ट वोल्टेज के लिए मशीन डिजाइन की गई है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर के लिए मशीन डिजाइन की गई है, तो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन केवल वी वॉल्यूम ऑफ कॉपर ही केवल यूटिलाइज हो रहा है, आधा जो कॉपर है वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो जिससे कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कॉपर यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसको नॉर्मल ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ये पोल चेंजिंग मेथड था, सिंपल सा मेथड था, इसके बेसिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एमसीक्यू में। और नेक्स्ट सेशन में अगेन और भी मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।